का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन सी बड़ी खबरें इस शो का हिस्सा हैं। किन खबरों को चुना है हमारी टीम ने आज डिस्कशन के लिए, विश्लेषण के लिए। शुरुआत होगी टमाटर की खबर के साथ। अब टमाटर दूसरी वजह से चर्चा में है। सरकार खरीदेगी सस्ते टमाटर, लेकिन इसका करेगी क्या, ये जानेंगे आज हम दिन की बड़ी खबर में। पहली खबर में ये पता करेंगे कि सरकार टमाटर खरीद के इनका करेगी क्या। अब किश्तों में लगेगी आईटी हार्डवेयर पर इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी का मसला लगातार बड़ा है, गर्म है। पहले लगेगी, फिर बाद में लगेगी, फिर अगले साल लगेगी, अब किश्तों में लगेगी। कैसे लगेगी ये जानेंगे। जाने वाला पल आने वाला है। कुछ याद आया आपको? ये हमारे इकोनॉमिकम का एक टाइटल था जिसमें हमने आपको बताया था कि जिस कोयले की विदाई की तैयारियां शुरू हो गई थीं, उसने यू टर्न लिया, उसने वापसी की। आज एक ऐसा आंकड़ा आया जो इस खबर पर, इस इकोनॉमिकम पर और मोहर लगाता है कि हां, हमने सही जांचा था, हमने सही जाना था, पहले आपको बताया था। कनाडा से खराब रिश्ते पड़ेंगे कितने भारी। कनाडा से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लगातार खबरें चर्चा में हैं, आप तक पहुंच गई होगी इसकी ध्वनि। लेकिन इसका असर कहां पड़ेगा, किन चीजों पर पड़ेगा, किन व्यापार पर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितना प्रभावित होगा, पड़ताल करेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में। बचतों का इतना बुरा हाल क्यों हो गया, कई दशकों के निचले स्तर पर आ गई भारतीय परिवारों की बचत कम लोग कर क्यों नहीं रहे। दूसरा डराने वाला चेहरा यह है कि कर्ज भी ले रहे हैं, कर्ज महंगे ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, बचत नहीं कर रहे। ये स्थिति क्यों आई तो अब आगे क्या, सरकार क्या कर सकती है, ये सब कुछ दिन की दूसरी बड़ी खबर में। और कच्चे तेल की तेजी कितनी टिकाऊ। कच्चे तेल पर हमने आपको बताना शुरू किया था कि तेजी अब आ सकती है, और देखिए देखते देखते 70, 72, 74, 75 वाला क्रूड ऑयल 96 पर आ गया। $100 किसी भी दिन पहुंच सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। कुछ देशों में $100 के आसपास कच्चे तेल की कीमतें ट्रेड कर रही हैं। तो कच्चे तेल की ये तेजी कितनी टिकाऊ है, एक बात तो ये है। और दूसरा हिस्सा ये है कि अगर ये टिक गई कहीं 2, 3, 4 महीने तो क्या होगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, बजट पर क्या होगा, सरकारों की जेब का क्या होगा, आने वाले चुनाव का क्या होगा। ये सब कुछ भी समझेंगे हम दिन की एक और बड़ी खबर में। तो आज बड़ी खबरों का दिन है, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़ी खबरें हैं। शुरुआत एक और नई खबर के साथ। ये खबर है दालों से जुड़ी। देश में दालों की महंगाई लंबे समय तक बनी रह सकती है। इस साल खरीफ दलहन की खेती पिछले साल के मुकाबले कम है, जिस वजह से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ऊपर से कनाडा के साथ राजनयिक तनाव बढ़ने की वजह से वहां से दलहन का आयात भी प्रभावित हो सकता है, खासकर मसूर के आयात पर असर पड़ने की आशंका है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल 8.58 लाख टन मसूर का आयात हुआ था। इसमें से आप सोचिए 4.85 लाख टन इंपोर्ट अकेले कनाडा से हुआ था। इस साल जून तिमाही के दौरान देश में करीब 3 लाख टन मसूर का आयात हुआ है, जिसमें 2 लाख टन हमने कनाडा से इंपोर्ट किया। तो मसूर की दाल सबसे बड़ी मात्रा में कनाडा से ही आ रही है। सर, अगर मॉनसून को देखें, खेती के नंबरों को देखें, कनाडा से ये विवाद को देखें, इन सबकी रोशनी में दालों की कीमतें आपको क्या लग रहा है, क्या आगे समीकरण बनते दिख रहे हैं? दाल को लेकर अब आंकड़े स्पष्ट हो रहे हैं। दालों की मांग और आपूर्ति को लेकर बुवाई के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। और अगर बाजार को आप करीब से देखें, दालों के बाजार को, तो वहाँ महंगाई का एक स्थायी दौर बनता दिखाई दे रहा है। सरकार के भीतर भी, सरकार के बाहर भी, बाजार के विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि दालों की महंगाई दिसंबर जनवरी तक चल सकती है, और ये बात स्पष्ट है। छोटे छोटे आंकड़े बाजार से निकल कर आ रहे हैं। इस समय जो महाराष्ट्र कर्नाटक की मंडियों में उड़द आ रही है, वो 7,000 से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास का रेट है, जबकि एमएसपी 6,600 रुपये के आसपास है। जहाँ जहाँ बाज़ारों में फसलें आना शुरू हुई हैं, वहाँ सब जगह दाल की कीमतें एमएसपी से काफ़ी ऊंची हैं। और ये उस तरीके का ट्रेंड है, ये एक तरीके का सेंटिमेंट है जो बिल्ट हो गया है। इसके अलावा जो इंपोर्ट के दरवाजे खोले गए थे, जिसमें हाल में सरकार ने अमेरिका से भी मसूर की आयात की रियायत दी थी,
कनाडा की बात आपको शुभम ने बताई, इसके अलावा तंजानिया और बाकी देशों से भी दाल का आयात हो रहा है, पर सब जगह से दाल का आयात महंगा हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आज इस खबरों के दौरान आप भी जानेंगे, बीच में भी और बराबर आप जान भी रहे, भारतीय रुपये की गिरावट बढ़ रही है, तो जो भी आयात हो रहा है वो और भी महंगा भारत में पड़ रहा है। तो दालों की दृष्टि से ये अगले 6 महीने थाली में खासे महंगे होने वाले हैं। सरकार भी अब इस बात पर लगभग मुतमईन है कि दालों की महंगाई को तत्काल थामने का कोई रास्ता नहीं। स्टॉक लिमिट लगाई गई, बहुत सारी और तरह तरह की कोशिशें की गई, पर फिलहाल दालों की मांग आपूर्ति का संतुलन सुधरता नहीं दिखेगा। टमाटर की घटी हुई कीमतों की मार से किसानों को बचाने के लिए सरकार उनसे टमाटर खरीदना शुरू कर सकती है। सरकार टमाटर खरीद के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के इस्तेमाल के बारे में सोच रही है और जल्द इस पर फैसला हो सकता है। सितंबर के दौरान देश भर की मंडियों में टमाटर की आवक में जोरदार बढ़ोतरी हुई, जिस वजह से कीमतों में भारी गिरावट आई है। एगमार्क नेट के मुताबिक 1 सितंबर से 19 सितंबर के दौरान देश भर की कृषि उपज मंडियों में 2.85 लाख टन टमाटर की आवक हुई। अगस्त में इस दौरान सिर्फ 1.35 लाख टन टमाटर कृषि उपज मंडियों में पहुंचा था। सर, सरकार टमाटर खरीदेगी, लेकिन इसका करेगी क्या? शुभम, इससे पहले भी सब्जियों के बाजार में जब भी किसी समय गलट की सिचुएशन आती है, यानी मांग से अधिक उत्पादन होता है या मांग से कम या फसल खराब होती, दोनों स्थितियों में सरकार के हस्तक्षेप का कोई फायदा नहीं होता। और ये जिस फंड का जिक्र शुभम ने किया, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, जो कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत स्पेशल खास तरह का फंड बनाया गया है, जो खासतौर से फलों और सब्जियों और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में किसानों की मदद के लिए बनाया गया। इसका कोई मैकेनिज्म स्पष्ट नहीं है। टमाटर एक पेरिशेबल क्रॉप है, एक सब्जी है, इसे खरीद कर सरकार कहां बांटेगी, कब तक रखेगी? सरकार के पास अपने बुनियादी ढांचे में सिर्फ सूखे अनाज खरीदने की सुविधा या क्षमता है। प्याज तब भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सरकार कुछ समय तक अलग अलग होल्ड कर सकती है। तो ये ज़्यादातर कोशिश चुनाव की दृष्टि से या राजनीतिक रूप से तो महत्वपूर्ण दिखाई देती है, पर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एक स्कीम के तौर पर भारत में पिछले 2-3 सालों में कोई बड़ा फर्क नहीं डाल पाई है, क्योंकि ग्लट और शॉर्टेजेस ये भारतीय कृषि व्यवस्था का स्वभाव है। अब आप कहेंगे समाधान क्या है? समाधान ये है कि भारत में अगर टमाटर का अधिक उत्पादन हो रहा है तो भारत में फूड प्रोसेसिंग की क्षमता होनी चाहिए। उसका टमाटर के बहुत सारे उत्पाद हैं, उसे प्रोसेस किया जा सकता है और प्रोसेस करके बाहर बेचा जा सकता है। यहाँ सरकार इंटरवीन कर सकती है, कंपनियों को इस बात के लिए प्रेरित कर सकती है कि वो किसानों से टमाटर खरीदें और उनके पास वो फैसिलिटीज़ हैं कि उसे प्रिजर्व करें और उससे नए उत्पाद बनाएं। ये तो एक तरीका हो सकता, पर सरकार बाजार से टमाटर खरीदकर कहां बेचेगी और कब तक उसे होल्ड करेगी, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। फसलों के समर्थन मूल्य पर सिफारिश करने वाली संस्था कृषि लागत मूल्य आयोग यानी CACP ने इस साल गेहूं के समर्थन मूल्य में 8% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। फिलहाल गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति कुंटल है और इसमें अगर 8% की बढ़ोतरी होती है तो भाव 2300 रुपये प्रति कुंटल के करीब हो जाएगा। सरकार आमतौर पर CACP की सिफारिशों में बदलाव नहीं करती है, सिफारिशों के आधार पर समर्थन मूल्य घोषित करती है। सर, 8% का समर्थन मूल्य अगर गेहूं के साथ आ जाता है तो आपको क्या लगता है महंगाई को लेकर और स्पेशली अनाज की महंगाई को लेकर कैसे समीकरण बनेंगे? शुभम, पिछले साल सरकार ने करीब 6% के आसपास 5.45% के आसपास MSP समर्थन मूल्य बढ़ाया था। रबी का समर्थन मूल्य भारत की फसल प्रक्रिया का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है खरीफ के बाद, क्योंकि रबी और गेहूं मुख्य रूप से बड़ी फसल है। अब यहाँ तस्वीरें बन रही कि अगर 8% की CACP सिफारिश कर रहा है, यानी जो भारत में कृषि मूल्य निर्धारण की सिफारिश करने वाली एजेंसी है, वो 8% की बढ़ोतरी बता रही है। उसकी वजह यह है कि पिछले साल FCI की खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था बाजार में और सरकार को गेहूं की कमी पड़ी और अब आयात की नौबत आ रही है। ऐसी स्थिति में अगर आप 8% की भी गेहूं के MSP में बढ़ोतरी देख लें तो 8% की महंगाई और जुड़ जाएगी मौजूदा कीमत पर। पिछले 1 साल के अंदर भारत में अनाजों की महंगाई दहाई के अंकों में है, जो कि हम CPI में जो भारत के का खुदरा मूल्य सूचकांक है उसमें देखते हैं। व्यवहारिक रूप से महंगाई और भी ज़्यादा है और इसमें 8% की और बढ़ोतरी आप पा सकते हैं। तो अगले साल रबी की फसल कैसी रहती है ये तो अल नीनो का लंबा असर सूखा तय करेगा, पर रबी की फसल अच्छी भी होती है तब भी अनाजों की महंगाई में पिछले इस साल के मुकाबले अगले साल कमी आने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती, क्योंकि MSP के कारण वो कीमतें बढ़ी हुई रहेंगी। 8% तो सरकार खुद महंगाई बढ़ा 8% तो सरकार की कीमतें अपनी तरफ से बढ़ रही और अभी हम इन्फ्लेशन लगातार देख ही रहे हैं अनाज की कीमतों में, गेहूं की कीमतों में, इसलिए अगला साल भी अनाज की महंगाई के तौर पर जाएगा। तो दाल और अनाज ये दोनों की महंगाई लंबी चलेगी, दिवाली से होली तक आप ये मान सकते हैं। देश में कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट जैसे IT हार्डवेयर की आयात पर अंकुश लगाने के लिए सरकार इनकी आयात पर किश्तों में
इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है। अभी किस्त में इंपोर्ट ड्यूटी कैसे लगेगी ये समझेंगे। दूरसंचार विभाग आईटी हार्डवेयर इंपोर्ट पर किस्तों में आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। किस तरह काम करेगा सर ये? देखिए, ये दूसरी फाइल खुली है। एक फाइल थी पहले कंप्यूटर हार्डवेयर पर, लैपटॉप्स पर ड्यूटी के इंपोर्ट को रेगुलराइज करके और उनको लाइसेंस के दायरे में लाने पर, जिसमें सरकार ने उस फैसले को बदला और टाल दिया आने वाले समय के लिए। अब ये दूसरा पहलू है टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जो भारत में आयात होते हैं, इनमें बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट हैं, जिसमें वायर्स हैं, केबल्स हैं, यूएसबी पोर्ट हैं, कनेक्टर हैं, राउटर्स हैं, इनका सबका आयात होता है। सरकार फिर यहाँ एक कोशिश कर रही है कि इनका उत्पादन भारत में होना शुरू हो और इसलिए इन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने की बात चल रही है। माना जा रहा है कि 2 किश्तों में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 2 किश्तों में ड्यूटी बढ़ाए जाने की सिफारिश की है। पहले चरण में जनवरी से इस पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसके बाद अगले साल अक्टूबर से 15% कर दिया जाएगा। यानी ये दोनों ये पूरी कैटेगरी जो आपके घर में लगे हुए राउटर्स हैं या जो टेलीकॉम से जुड़े हुए सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये आने वाले समय में दुनिया के बाजारों से महंगे आयात होंगे और इसका असर भारत में इन उत्पादों की कीमतों पर पड़ेगा। सरकार की कोशिश ये है, शायद इंटेंशन ये है कि अगर हम महंगा कर देंगे आयात तो भारत में बनने लगेगा, उत्पादन होने लगेगा, भारत में उसका निवेश होगा। हालांकि ये रणनीति फिलहाल पिछले सालों में कभी सफल साबित नहीं हुई है। इंपोर्ट महंगा करके देश के अंदर उत्पादन बढ़ाने की कोशिशें बहुत कामयाब नहीं होती हैं। सर, WTO में जस्टिफाई कर पाएगी सरकार? अब ये दूसरा सवाल है, क्योंकि भारत की सरकार 2 महत्वपूर्ण मामलों में टेलीकम्युनिकेशन और आईटी सेक्टर में जिस तरीके की इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई, उसको लेकर WTO में बार बार भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुकदमों का भी सामना करना पड़ता है और हार का भी सामना करना पड़ता है। अभी भारत की PLI स्कीम, आईटी सेक्टर की PLI स्कीम WTO में चुनौती के दायरे में है। और अब अगर ये नया प्रयोग आता है तो क्या ये WTO कंप्लायंट होगा? WTO में दुनिया के देश इस पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि WTO के तहत तो आईटी प्रोडक्ट्स पर या कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स पर आयात शुल्क न्यूनतम रखा जाना है। तो ये अगर ये फैसला होता है तो क्या WTO में इसे चुनौती दी जाएगी? इस बात की संभावना लगती है कि WTO में भी ये मामला जा सकता है अगर भारत ने इस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो। देश में एक तरफ ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हकीकत देखें तो बिजली के लिए कोयले पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। इसमें आगे और बढ़ोतरी होगी, ऐसे अनुमान भी तैर रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने हाल में कहा कि देश में फिलहाल जो 49 गीगावाट की नई कोल पावर क्षमता तैयार हो रही है, उसमें 2030 तक 25 से 30 गीगावाट की नई क्षमता भी जुड़ेगी। यानी कोयले से ज़्यादा बिजली उत्पादन के लिए ज़्यादा कोयले की खपत करनी होगी। फिलहाल देश में बिजली के लिए कोयले की सालाना खपत 77.7 करोड़ टन के करीब है, जिसके 2030 तक बढ़कर 107 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान है। यानी मौजूदा खपत के स्तर से 38% खपत बढ़ जाएगी। सर, फिर कोयले को खत्म करने का जो लक्ष्य था, जो बात थी, उसका क्या होगा? यहाँ भारत एक अजीब सी दुविधा में फंस चुका है और कई तरीके की दुविधा है जिससे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने विस्तार से एक इकोनॉमिका में आपको बताया भी था कि कोयले से लड़ाई भारत हार रहा है इसकी शुरुआत में ही, जबकि भारत ने आगे बढ़कर ग्लासगो की समिट में उस सहमति पर हस्ताक्षर किए थे और लक्ष्य था कि भारत 2050 तक और यूरोप के देश 2030 तक कोयले पर आधारित थर्मल पावर को बाहर कर देंगे और उसकी जगह गैस, परमाणु ऊर्जा और बाकी रास्तों से बिजली बनाई जाएगी जो पर्यावरण को प्रभावित नहीं करेगी। पर ये जो योजना आई, जो सरकार की तरफ से भारत की पावर की 2030 तक की योजना लाई गई, ये तो बिल्कुल उल्टी है। भारत की अभी बिजली उत्पादन क्षमता 44% के आसपास मौजूदा उत्पादन क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, ये 60% हो जाएगी 2030 तक। भारत को कोयले पर और ज़्यादा उत्पादन, कोयले पर आधारित बिजली का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। ये हमें इस बात का संकेत देता है कि पिछले 3-4 सालों में हम जो भी सुन रहे थे रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, गैस के मामले में, उसका सबका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा भारत में बिजली उत्पादन की व्यवस्थाओं पर। हम वही हैं जहाँ पर खड़े थे और बल्कि उससे और ज़्यादा कोयले के आयात पर निर्भर हो गए। इसकी 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो ये कि भारत ने पिछले 3 साल में अपने आप को कोयले के आयात पर बड़े पैमाने पर निर्भर कर लिया है। हम अपने एनर्जी के सारे स्रोतों का इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो कच्चा तेल हो या गैस हो, LPG हो और अब तो और कोयला भी। तो अगर भारत की भविष्य की सारी बिजली उत्पादन क्षमताओं का विस्तार कोयले पर निर्भर है, 38% ज़्यादा कोयला चाहिए, तो ये खबर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के कोल निर्यातकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये कोयला भारत इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से खरीदेगा। भारत इस साल भी काफ़ी कोयले का आयात कर रहा है, क्योंकि भारत में कोयले की आपूर्ति बिजली घरों के लिए पास पर्याप्त नहीं है। हमको बताते चलें कि बिजली मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय से कहा है कि कोयले की कमी दूरी करने के लिए स्पेशल कोल कॉरिडोर्स बनाए जाएं, जिसमें रेलवे खदानों से कोयला लेकर बिजली घरों तक पहुँचाए।
बहरहाल कोयले का आयात पिछले साल भी बढ़ा था, पिछले साल से ज़्यादा आयात इस साल हो रहा है। पर दूसरी बड़ी दुविधा यह है कि भारत सरकार ये कैसे निर्धारित करेगी कि यूरोप के बाज़ारों में उसके प्रोडक्ट कार्बन न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि अभी हम एक नए टैक्स का सामना करने वाले हैं यूरोप में, जिसमें कि अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, पर्यावरण को प्रदूषण होता है, तो उस पर एक स्पेशल टैक्स लगाया जाएगा। अब यही वो दुविधा है जिसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। तो ग्रीन एनर्जी की सारी बहसें और चर्चाएं सुर्खियों में एक तरफ है, वास्तविकता ये है कि हम पहले ज़्यादा कोयला खपा रहे थे, अब और ज़्यादा कोयले की खपत करेंगे बिजली की ज़रूरतों के लिए और भविष्य में अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की और बाकी चीज़ों का प्रचलन बढ़ाया जाना है तो उनके लिए और ज़्यादा कोयले की ज़रूरत होगी। और यही असंगति है कि बिजली से चलने वाले वाहनों में जो बिजली खर्च होगी वो कोयले को जलाकर बनाई जाएगी। बिल्कुल। जिसका जिक्र किया अंशुमान जी ने, जिस इकोनॉमिकम का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोयले की पूरी कहानी, कहाँ से ये शुरू हुआ था, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, जिसकी विदाई होने लगी थी पूरी दुनिया में, कैसे वो वापसी कर रहा है, क्या कुछ पूरी दुनिया में घट रहा है, ना केवल भारत में, ये सब कुछ आप इस इकोनॉमिकम में जान सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में नई कंपनियों के निवेश को प्रोत्साहित करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ट्राई ने मंगलवार को मोबाइल और टेलीकॉम सर्विस के लिए लाइसेंस फीस में कटौती का प्रस्ताव दिया है। ट्राई ने लाइसेंस फीस में कटौती के साथ कंपनियों की बैंक गारंटियों को मर्ज करने का भी प्रस्ताव दिया है। सर, ट्राई के इस प्रस्ताव का मतलब क्या है, वो भी ऐसे समय में जब ऑलरेडी मार्केट कैप्चर है 2-3 कंपनियों में? क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है ट्राई? टीआरआई का प्रस्ताव यह है कि टेलीकॉम सेक्टर में जो नए लाइसेंस दिए जाएंगे, यूनिवर्सल लाइसेंस जिसको यूएल लाइसेंस कहते हैं, उसके लिए लाइसेंस फीस की दर 1 करोड़ रुपए से घटाकर 50 लाख रुपए पर सर्किल कर दी जाएगी और जो छोटे सर्किल्स हैं उनमें करीब 50 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दी जाएगी। ये टीआरआई ने प्रस्ताव किया है। दूसरा प्रस्ताव टीआरआई ने किया है कि जो नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस के लाइसेंसेस हैं उनकी दर भी 2.5 करोड़ से घटाकर 50 लाख रुपए कर दी जाएगी। पर ये क्यों घटाई जा रही है, इसका ये सवाल महत्वपूर्ण है। इससे भारत के टेलीकॉम बाजार में क्या नई कंपनियां आएंगी, पहला सवाल ये। तो सरकार इस तरफ बढ़ रही है कि वो पहले भारत के टेलीकॉम बाजार में 2 के अलावा 3 या 4 कंपनियों को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में तो एक जो कंपनी थी वो भी बाजार से एग्जिट हो रही है, जिसका नाम वोडाफोन आइडिया है, मुश्किल में है। एक भारत की सरकारी कंपनी थी जो बीमार है, वो बाजार से निकल रही है। टेलीकॉम लाइसेंस फीस की दरें कम करने के बाद भी अगर नए ऑपरेटर्स बाजार में नहीं आते हैं, क्योंकि बाजार मोनोपोलिस्टिक है, तो इससे फिर बाजार में प्रतिस्पर्धा की चुनौती बनेगी। मौजूदा स्थिति में क्या ये लाइसेंस फीस की प्रक्रिया की कमी उन कंपनियों पर भी लागू होगी जिन्होंने अभी लाइसेंस ले रखा है, ये देखने वाली बात होगी। बट अगर सरकारें चाहे तो वो बाजार में कंपटीशन के नियमों के आधार पर नए ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है, ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बराबर बनी रहे। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। भारत और कनाडा के बीच बढ़े राजनीतिक तनाव की वजह से दोनों देश के बीच हो रहे व्यापार के प्रभावित होने की आशंका है। दोनों देशों के बीच सालाना करीब 8 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें 4 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट और उतना ही इंपोर्ट। भारत में कनाडा से दालों की बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है दालों का। साथ में कनाडा से भारत में बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी हुआ है। कनाडा में भारत के कई लोग पढ़ाई करने जाते हैं, रोजगार के लिए भी जाते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ रहे तनाव की वजह से इन सभी को लेकर आशंका बढ़ गई है। सर, सबसे पहले बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, क्या असर पड़ेगा कनाडा से अगर रिश्ते गरम नरम हुए तो? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 तरह के असर हैं। एक तो भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर, जिस पर हम आगे आएंगे। पहले हम समझें कि कनाडा के में और भारत के इन खराब रिश्तों की प्रतिक्रिया दुनिया के 2 महत्वपूर्ण देशों में कहाँ हुई, जहाँ से भारत अपने व्यापार संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। उसमें कनाडा भी शामिल है। पहली प्रतिक्रिया आई ब्रिटेन से, ऋषि सुनक की तरफ से। ब्रिटेन की के कूटनीतिक हलकों में, ब्यूरोक्रेसी हलकों में और भारत में भी इस बात की चर्चा थी कि अगर कनाडा का दबाव हुआ तो ब्रिटेन और भारत के बीच जो व्यापार डील लगभग किनारे पहुंच गई है, जिस पर इस साल हस्ताक्षर होने की संभावना है साल के अंत तक, वो मुश्किल में फंस सकती है। हालांकि खुलकर दोनों तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन ऋषि सुनक की जो प्रतिक्रिया थी, वो प्रतिक्रिया के आधार पर माना जा रहा है कि कनाडा अपने दबाव का इस्तेमाल करके उस डील को सामने रख सकता है। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया भी इस पर थोड़ी सी ठंडी और नकारात्मक थी भारत के लिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का व्यापार समझौता अभी भी है। तो ये 2 चलती हुई डील्स हैं जिन पर कनाडा के साथ बिगड़े हुए संबंध असर डाल सकते हैं अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई। तीसरा खुद कनाडा है।
भारत आज से 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले की बात है, भारत सबसे तेजी से सक्रियता के साथ कनाडा के साथ व्यापार समझौता करने जा रहा था। ये माना जा रहा था कि कनाडा के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता होगा जो बाद में यूरोपियन यूनियन और यूके के लिए मॉडल बनेगा। पर हाल फिलहाल के महीनों में भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ते इस स्थिति तक पहुंच गए जो हम आज सामने देख रहे हैं कि दोनों देश एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाल रहे हैं, जो कि काफ़ी एक्सट्रीम है या सबसे रिश्तों के बेहद ख़राब हो जाने का सबूत है। अब इसके बाद भारत और कनाडा के बीच व्यापार संधि की संभावना तो लगभग खत्म हो गई है, और ये संभावना खत्म हो गई थी G20 के बैठक के दौरान ही, क्योंकि G20 की बैठक के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो यहाँ थे और तब इस पर कोई बात नहीं हुई। सरकार की तरफ से ये बात परोक्ष रूप से बताई भी गई कि फिलहाल व्यापार वार्ताएं नहीं होने वाली हैं। तो कनाडा के साथ रिश्ते केवल कनाडा और भारत को नहीं बल्कि बाकी व्यापार संबंधियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। सर, किन क्षेत्रों में इसका पहला असर देखने को मिलेगा? अब दूसरी चीज़ भारत के साथ देखें, एक हिस्सा आपको शुभम ने बताया दाल के आयात को लेकर, मसूर और बाकी चीज़ों के आयात को लेकर। दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिन पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। अगर रिश्ते बिगड़े तो क्या होगा? पहला हिस्सा ये है कि भारत में करीब 600 के आसपास कैनेडियन कंपनीज़ हैं जो भारत में काम कर रही हैं, कनाडा की, और बड़ा निवेश है कनाडा का भारत में। 1000 के आसपास और भी अदर छोटी कंपनी हैं जो कनाडा से काम कर रही हैं। भारत का इंपोर्ट दालों के अलावा मिनरल्स का, पल्प का और बाकी चीज़ों का है। पर जो सबसे बड़ा चैलेंज शुभम है वो है भारत में कनाडा के पेंशन फंड्स के निवेश का। कनाडा के पेंशन फंड्स ने 2022 में भारतीय बाजार में 2022 के अंत तक $45 अरब का निवेश किया है, $45 बिलियन का निवेश किया है। कनाडा के पेंशन फंड्स के लिए भारत हमेशा से बेहद लक्रेटिव मार्केट रहा है। कनाडा वो देश है जहाँ पर पेंशन फंड्स के पास काफ़ी फंड्स होते हैं, क्योंकि वहाँ सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें काफ़ी बड़ी हैं। वो फंड्स भारतीय बाजार में इमर्जिंग मार्केट के तौर पर आते हैं। अगर ये माहौल बिगड़ा और इन पेंशन फंड्स ने बाजार में बिकवाली शुरू की तो भारतीय शेयर बाजार में जो तेजी चल रही है उस पर असर पड़ेगा। हालांकि बाजार में आज गिरावट भी रही है। दूसरी चीज़ ये कि कनाडा के FDI डेस्टिनेशन के तौर पर, विदेशी निवेश के डेस्टिनेशन के तौर पर भी भारत वरीयता में आता है। कनाडा के विदेशी निवेश के लिए चौथा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन भारत है, जहां सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश आता है। तो कनाडा और भारत के व्यापारिक रिश्ते इसके अलावा भी कल्चरल माने या स्टूडेंट्स के लिए माने या इमिग्रेशन के तौर पर माने, वो तो रिश्ते काफ़ी बेहतर हैं। कारोबारी स्तर पर भी इन बिगड़े हुए रिश्तों का काफ़ी गहरा असर होगा। कोरोना की वजह से भारतीय परिवारों की बचत करीब 50 साल के निचले स्तर पर चली गई है। सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की तरफ से जारी किए गए मासिक बुलेटिन में बताया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय परिवारों की बचत घटकर GDP के 5.1% के बराबर रह गई है, जो करीब 50 वर्षों में सबसे निचला स्तर है। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान परिवारों की बचत GDP के 7.2% के बराबर थी। 2021 के दौरान GDP के 11.5% के बराबर हुआ करती थी। रिजर्व बैंक के आंकड़े ये भी बताते हैं कि परिवारों की सिर्फ बचत ही नहीं टूटी, बल्कि उनकी देनदारियां भी बढ़ गई हैं। 21-22 के दौरान भारतीय परिवारों की कुल देनदारियां GDP के सिर्फ 3.8% के बराबर हुआ करती थीं, जो 22-23 में बढ़कर 5.8% हो गई। तो एक तो बचत तोड़ ली, दूसरा कर्ज भी ले लिया। सर, पहला सवाल, बचतों का ये हाल क्यों हुआ? बचतों को लेकर भारत के अंदर अब अलार्म बजने लगे हैं, संकट होने लगा है। पिछले साल की बात है, अगर आप मनी 9 के नियमित दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि हमने एक पर्सनल फाइनेंस सर्वे किया था। भारत में पहली बार इतना बड़ा पर्सनल फाइनेंस सर्वे था जिसमें हमने लोगों से उनकी बचत और उनकी वित्तीय सुरक्षा के बारे में सवाल पूछे थे, और उसमें करीब 69% फैमिलीज़ ने, काफ़ी बड़ा सैंपल साइज था, 31,000 परिवारों से बात की थी, उसमें 69 फैमिलीज़ ने ये बताया था कि फिनेंशियली उनके पास अपने खर्चे चलाने के लिए अगले 3 महीने या 4 महीने की भी बचत नहीं है। कुछ तो ऐसे मिले जो 15 दिन तक अपने बचत के कारण सर्वाइव नहीं कर सकते थे। वो जो तस्वीर थी वो आपको अब भारत के बचत के RBI के आंकड़े में निकलकर सामने आती दिखाई दे रही है। बचतों का जो ताज़ा आंकड़ा है उसे बहुत गहराई से खोलकर पढ़ना चाहिए। ये भारत में वित्तीय बचतों का ये 50 साल का न्यूनतम स्तर है। आप भी सुनते होंगे, आज से 8 से 10 साल पहले, 15 साल पहले कहा जाता था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसकी डोमेस्टिक सेविंग्स हैं। कहा जाता था कि 28% सेविंग GDP के अनुपात में ओवरऑल सेविंग्स हैं, लेकिन फाइनेंशियल सेविंग 17-18% हुआ करती थी। आज हम 5% के आसपास की वित्तीय सेविंग के आसपास पर खड़े हैं। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक बड़ी वजह ये कि वित्तीय सेविंग्स हमेशा इनकम के रेशियो में बढ़ती हैं। इसके लिए पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितनी आय लोगों की बढ़ती है उस हिसाब से बचतें बढ़ती हैं। आंकड़े RBI के आंकड़े हमें बता रहे हैं कि
आय न बढ़ने के कारण पिछले 3 या 4 सालों में, उसके बाद कोविड के कारण आय और टूट जाने के कारण बैंकों में और वित्तीय भारत के लोगों की वित्तीय बचतों में तेज गिरावट आई। कोविड के दौरान एक छोटा सा वक्फा ऐसा आया 6-7 महीने का, जब भारत में वित्तीय बचतें एकदम तेजी से उछल गई, क्योंकि कोई खर्च नहीं थे, लोगों ने पैसे बैंकों में छोड़ दिए। लेकिन जैसे ही कोविड के बाद लॉकडाउन खुला, निकासी शुरू हुई और निकासी के बाद एकदम बचतों ने टूटना शुरू किया। आंकड़े जो रिजर्व बैंक के देख रहा मैं करीब से, तो ये बताते चल रहा है कि सबसे बड़ा हिस्सा वित्तीय बचतों में डिपॉजिट्स का है। सबसे तेज़ी से डिपॉजिट्स गिरे हैं जो कि बैंकों में जमा होते थे। कोऑपरेटिव बैंक्स के डिपॉजिट में तेज गिरावट आई है। 2020 में डिपॉजिट्स का हिस्सा टोटल फाइनेंशियल सेविंग में करीब 36%, 37% के आसपास था। अब ये घटकर 26% के आसपास आ गया। यानी बैंकों में लोगों ने डिपॉजिट रखना कम कर दिया। इसका असर हमें, ये बैंकों में डिपॉजिट का मतलब कि सेविंग्स तब कम होती जब लोगों के पास पर्याप्त बचतें नहीं होती। तो एक पहली वजह कि आय नहीं बढ़ने के कारण बचतें नहीं बढ़ी। दूसरी चीज़, नौकरियां जाने के कारण लोगों ने बचतें तोड़कर खर्च करना शुरू कर दिया, तो बचतों में गिरावट आई। ये दूसरा पहलू है बचतों का कि जो बचतें मौजूद भी थीं उन्हें तोड़कर खर्च किया गया, उन्हें बाहर निकाला गया। ये आंकड़ा हमें रिजर्व बैंक के इस ताज़ी रिपोर्ट में दिखाई देता है। सर, लेकिन आपने कहा कि डिपॉजिट का हिस्सा टूटा, ठीक है, डिपॉजिट का हिस्सा टूटा, लेकिन म्यूचुअल फंड में तो निवेश लगातार बढ़ रहा है, तो इसका असर नहीं दिखा क्या? हाँ, अब ये आंकड़ा भी हमें समझना जरूरी है क्योंकि इस पर काफ़ी चर्चा होती है। जो ताजे आंकड़े बताते हैं कि भारत में अभी भी म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में टोटल फाइनेंशियल सेविंग्स का केवल 6 से 7% हिस्सा जाता है। यानी अगर 100 रुपए की बचते हैं, वित्तीय बचते हैं, तो उनमें से 6 से 7 रुपए ही म्यूचुअल फंड में जाते हैं। यकीनन म्यूचुअल फंड में 2022 की तुलना में 2023 में म्यूचुअल फंड का हिस्सा भारत की बचतों में लगभग 3 गुना हो गया। 2.6% से बढ़कर 6.3% हो गया। इक्विटी में कम पैसा गया, इस हिसाब से म्यूचुअल फंड में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। लेकिन अगर आप ओवरऑल फाइनेंशियल सेविंग्स में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी देखें तो अभी बेहद छोटी है। अगर आप टोटल बचतों में देखें, लोगों के टोटल पोर्टफोलियोज में देखें, तो भारत में SIP की संख्या कुछ ही करोड़ में है। भारत में 40 लाख करोड़ के आसपास का AUM है, लिमिटेड लोगों के पास SIPs हैं। तो इतना फंड, जितनी तेज गिरावट हमको बचतों में दिखाई देती है, उतनी बढ़ोतरी हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में नहीं दिखाई देती। अभी भी म्यूचुअल फंड एक बहुत छोटा हिस्सा, वित्तीय बचतों का हिस्सा संभालते हैं। इस बीच एक रिपोर्ट और आई। रिपोर्ट क्या आई कि देश में बैंकों की तरफ से बांटे गए कुल कर्जों में सस्ते ब्याज पर दिए जाने वाले कर्जों की हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई है और महंगे कर्जों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चला कि बीती जून तिमाही के दौरान कुल कर्ज में 8% या इससे कम ही की दर पर जो बांटे गए कर्ज थे, उनकी हिस्सेदारी घटकर 18% बची है, जो पिछले साल मार्च में 53% हुआ करती थी। इस दौरान 10% या इससे ऊपर की दर पर बांटे गए कर्ज की हिस्सेदारी 22% से बढ़कर 34% हो गई है। अब इस रिपोर्ट में एक चीज़ हमने आपको बताई कि बचतें टूटी और मैंने कहा था, दूसरी बात ये पता चली कि देनदारियां भी बढ़ी हैं। देनदारियां बढ़ी हैं और वो भी महंगे कर्ज पर। ये कितनी बड़ी दुविधा है? ये देखना जरूरी है क्योंकि म्यूचुअल फंड की जब हम बात कर रहे थे, भारत में 2022 का जो आंकड़ा रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट से निकल कर आया था, उसमें म्यूचुअल फंड में केवल 1.60 लाख करोड़ रुपए की सेविंग्स है, जबकि भारत की टोटल सेविंग्स ऑलमोस्ट करीब 25 लाख करोड़ रुपए के 25 लाख करोड़ के आसपास की ओवरऑल सेविंग्स है, जो हमें आंकड़ा RBI का बताता है। कर्ज का बोझ बढ़ना, अगर भारत के लोगों को आप हर व्यक्ति के परिवार को एक कंपनी मान लें और उसकी बैलेंस शीट बनाकर देखें, तो आपको दिखाई देगा कि एसेट और लायबिलिटी का ह्यूज मिसमैच उन परिवारों में दिखाई देता है। बचतें घटी और कर्ज ज़्यादा बढ़ा, और यही वो फैक्टर हमारे सामने आता है कि जो भी आपको क्रेडिट कार्ड का बूम या जो खर्च का बूम दिखाई दे रहा है, ये ज़्यादातर खर्च का बूम कर्ज के जरिए आ रहा है। बहुत सारे लोग इस आंकड़े को इस तरह से इंटरप्रेटेट कर सकते हैं कि भारत में बचतें कम हो रही हैं तो लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, पर लोग ज़्यादा खर्च कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा खर्च करते तो वो डिमांड के तौर पर हमें सामने दिखाई देता। कर्ज का बढ़ना, और ख़ास तौर से उस कर्ज का बढ़ना जिसके बारे में शुभम ने आपको बताया कि ब्याज दर 10% से ऊपर है, उस कर्ज का बढ़ना ये बताता है कि भारत के परिवारों का एक बड़ा हिस्सा डेट के ट्रैप के करीब है, जहां उनकी इनकम और उनकी लायबिलिटीज़ के बीच में गहरा मिसमैच दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आपको हम लगातार मनी सेंट्रल में बताते रहते हैं, जब क्रेडिट कार्ड के डिफ़ॉल्ट के केसेस बढ़ते हैं, क्रेडिट कार्ड लायबिलिटी पर रिजर्व बैंक बार बार चेतावनी देता है, पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो बढ़ने पर बैंकों को फटकारता है।
ये सब उसी पजल के बिखरे हुए हिस्से हैं जो हमारे सामने निकल कर आते हैं कि जीडीपी के अनुपात में भारत में परिवारों की देनदारियां, लायबिलिटीज़ बढ़ी हैं, बचतें कम हुई हैं और इनकम में गिरावट आई है। ये पूरी तस्वीर हमें दिखाई देता है। 2021-22 का आंकड़ा है कि परिवारों का जो समग्र कर्ज था 2021-22 में वो करीब 83.65 लाख करोड़ रुपए हो गया, बढ़कर 2021-22 के आंकड़े में 22-23 का आंकड़ा भी हमारे पास आएगा। कोविड के बाद ये बात बार बार अलग अलग अध्ययनों में बताई गई कि लोगों को जरूरी खर्च के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है और वो भी ऊंची दर पर लेना पड़ रहा है। सर फिर ये बात ये है कि अब ये बचतें जो टूट रही हैं, सरकार क्या करे? सरकार क्या कुछ करके इन बचतों को सुधार सकती है? शुभम, सरकार को बहुत ज़्यादा इसकी फिक्र होनी चाहिए। हम बचत के एक सबसे महत्वपूर्ण जोखिम की तरफ आपको इशारा कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कि बचतों को समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हाँ, अगर आप चाहें तो एक इकोनॉमिका में देख सकते हैं, पिछले साल दिसंबर में हमने इस बात की एक किस्म से जानकारी दी थी कि भारत की बचतों पर गहरा संकट आने वाला है। बचतों के जो आंकड़े उस समय तक मिल रहे थे उसके आधार पर हमने उस इकोनॉमिका में विस्तार से बताया था। उसे पढ़कर आप पूरा ब्यौरा समझ सकते हैं कि भारतीय बचतों को दरअसल हुआ क्या है, कौन सी बीमारी लगी हुई है। सरकार दुविधा में है। सरकार को हमारी बचतों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सरकार को है। हमसे ज़्यादा हमारी तो ज़रूरत है ही, हमसे ज़्यादा सरकार को ज़रूरत है। इसे आप कैसे समझें? इसे समझना ऐसे ज़रूरी है कि भारत में किसी भी देश में जितनी भी बचतें होती हैं सिस्टम में, उन्हें देश के सरकार के राजकोषीय घाटे के अनुपात में देखा जाता है, क्योंकि राजकोषीय घाटे की भरपाई सरकार इन्हीं बचतों के जरिए करती। वो बचत बैंक में रखी है तो वो घूमकर कर्ज के जरिए सरकार के ट्रेजरी बिल में चली जाती है। वो अगर किसी किसान विकास पत्र और महिला सम्मान निधि में रखी हुई है तो वो छोटी बचत योजनाओं के जरिए सरकार के पास चली जाती है। और हमेशा जो करीब से देखने के का नज़रिया होता वो ये होता है कि आप किसी भी देश के राजकोषीय घाटे को उसकी बचत दर के अनुपात में देखें तो जो ताज़ा आंकड़ा हमारे पास दिख रहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है और थोड़ा सा सनसनीखेज है। भारत में राजकोषीय घाटा केंद्र सरकार का मिलाकर 8 से 10% के आसपास, अगर केंद्र और राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा मिला लें और आम लोगों की शुद्ध बचत, कर्ज निकाल दीजिए जिसमें कि कर्ज की लायबिलिटी हटा दीजिए, वो अगर मिला लिया जाए तो वो करीब 6% के आसपास बनती है। यानी सरकार जितना कर्ज ले रही है, क्या भारत के लोग उतना भी बचा रहे हैं उस अनुपात में? तो इसलिए सरकार की चिंता इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। पर अगर आप इस साल का बजट देखिए तो बजट ने बिल्कुल दूसरी प्रक्रिया की। बजट ने इनकम टैक्स के नियमों में बचतों को प्रोत्साहित करने वाले सारे नियमों को हतोत्साहित कर दिया और ये प्रेरित किया इस बात के लिए कि आप उस टैक्स सिस्टम में चले जाइए जहाँ बचतों के लिए कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है। तो ये आंकड़ा शायद सरकार को अपनी टैक्स पॉलिसी, बचत की पॉलिसी, इन पे सब पे सोचने पर मजबूर करेगा और उसे मजबूर करना ही चाहिए। एक और जरूरी खबर, ओपेक प्लस देशों की तरफ से तेल उत्पादन में कटौती की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पहले से तेज हैं। अब अमेरिका में उत्पादन घटने की भविष्यवाणियों की वजह से इस भाव में और भी तेजी आ सकती है। मंगलवार को विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $96 प्रति बैरल के ऊपरी स्तर तक पहुंच गया, जो 10 महीने का नया ऊपरी स्तर है। आशंका जताई जा रही है कि कीमतें बढ़कर $100 प्रति बैरल तक भी कुछ दिख सकती हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां कच्चे तेल की कई वैरायटी का भाव पहले ही $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। सर, ये तेजी कितनी टिकाऊ है? लंबी लग रही है तेजी। $100 के आसपास कीमतें पहुंच चुकी हैं। मांग और आपूर्ति में अब सऊदी अरब और रूस ने मिलकर बाजार में आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया को अपने हाथ में कब्जे में ले रखा है। सिटी का कल ही आंकलन आया कि इस साल के अंत तक ब्रेंट की कीमत $100 हो सकती है। बाकी नाइजीरियन क्रूड और बाकी क्रूड्स की कीमत तो $100 हो चुकी है। और ये भारत के पूरे बजट को बिगाड़ने के लिए, अगर ये कीमतें 2 महीने तक ऐसी ही 1 महीने तक भी स्थायी रह गई तो भारत का पूरा बजट हर तरह से, आयात और निर्यात का, खासतौर से इंपोर्ट का बजट बिगड़ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि इसके साथ रुपए में भी गिरावट है, कमजोरी है। रुपया ऑल टाइम लो पर है, 83 के ऊपर है। तो भारत के लिए तो ये $100 से ऊपर का तेल पहले ही हो चुका है। ब्रेंट क्रूड की कीमत भारत के लिए $100 से ऊपर हो ही चुकी है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंटर झटपट की ओर। राजमार्ग निर्माण में सरकार की तरफ से पूंजीगत खर्च घटने की वजह से सड़क निर्माण प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा सितंबर के दौरान मानसून की बरसात में हुई बढ़ोतरी और सड़क बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण में देरी से भी सड़क बनने की रफ्तार धीमी पड़ी है। सरकार ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए जितने राजमार्ग बनाने का लक्ष्य तय किया था, अगस्त तक सिर्फ 23% पूरा हो पाया। आकाशा एयर 43 पायलटों के इस्तीफे के बाद संकट में आ गई है। उसने अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ सकता है। पायलटों के अचानक इस्तीफे के कारण कंपनी को सितंबर में हर दिन 24 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी। एयरलाइन ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जानकारी दी। एयरलाइन के वकील ने जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा से कहा कि नौकरी छोड़ने वाले पायलटों ने नोटिस अवधि पूरी नहीं की, जिस वजह से
एयरलाइंस को संकट का सामना करना पड़ सकता है। सर कोई टिप्पणी आप? अब चलते चलते एक छोटी सी खबर और ले लीजिए टिप्पणी के साथ कि इलॉन मस्क अब ट्विटर के लिए पैसा वसूलेंगे। पहले उन्होंने वेरीफाइड अकाउंट से पैसा लिया था, अब उनकी तैयारी ये है कि जिसके पास भी ट्विटर का अकाउंट है उसे एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी होगी। और यहाँ से भारत से दुनिया में मुफ्त सेवाएं खत्म होने का, पूरी तरह खत्म होने का दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। आज रात को फेडरल रिजर्व की बैठक भी है, क्या निर्णय आएगा उस पर भी हम आपको कल बताएंगे विस्तार से। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का तन्हा